हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसा पाठ पढ़ाने वाला हूं जो कि आज की दुनिया में बहुत ही ज्वलंत समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे समस्या का उजागर हुआ है उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा और सेकेंड ईयर में यह लगाया गया है, पीयूसी सेकेंड ईयर में। और ये जो चौथा भाग है यानी एकांकियों का जो भाग है उसमें लगाया गया है सूखी डाली। तो ध्यान दीजिए, सूखी डाली इस एकांकी को मैं आज आपको पढ़ाऊंगा और आपको साथ साथ यह एकांकी आपके सामने कार्टून के द्वारा मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। यह वीडियो देखकर आपको पूरी तरह यह एकांकी समझ में आ जाएगा कि क्या है इसमें। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि भारत की आज की सबसे ज्वलंत समस्या का इसमें उजागर किया है। वह है कि ज्वाइंट फैमिली को किस प्रकार तोड़ा जाता है या ज्वाइंट फैमिली किस प्रकार टूटता है, इसके बारे में बताया है। अगर इसमें थोड़ी सी हम सतर्कता बरत ले या थोड़ी सी अगर हम यहाँ पर प्रेम दिखाए तो किस प्रकार ज्वाइंट फैमिली को हम बनाए रख सकते हैं, यह इस पार्ट में या इस एकांकी में हम देख सकते हैं। तो इस एकांकी के मैंने कुल 3 वीडियो बनाए हैं। पहला जो दृश्य है वह पार्ट नंबर 1 है और सेकंड जो दृश्य है वह पार्ट नंबर 2 है और थर्ड जो दृश्य है वह पार्ट नंबर 3 है। तो ध्यान दीजिए, मैं तीनों भागों को अलग अलग करके वीडियो शेयर कर रहा हूं ताकि आपको एमबी आसानी से कम हो जाए और आप आसानी से इसे देख सके। तो तीनों भागों को देखना न भूलिएगा। तीनों भागों को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह एकांकी मैंने कार्टून वीडियो के द्वारा बनाया है। खास तौर पर इसमें जितने भी पात्र आते हैं, चाहे वो पुरुष पात्र हो, चाहे वो महिला पात्र हो, चाहे वो बच्चों के पात्र हो, उन सभी को आवाज खुद मैंने दिया है और आवाज चेंज करके मैंने दिया है। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। बहुत ही सरल ढंग से मैंने आपको समझाने की कोशिश इस वीडियो के द्वारा मैंने की। इस एकांकी में मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं और आपसे क्षमा भी चाहता हूं कि जो देश काल वातावरण है इसका थोड़ा सा उल्लंघन हुआ है मेरे वीडियो के द्वारा, क्योंकि वहां पर कार्टून वह पात्र मुझे नहीं मिले। तो इस कारण से आधुनिक पात्र मैंने वहां पर रखे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इसे आप समझेंगे और आपकी जानकारी के लिए मैंने यह वीडियो बनाई है और इस बात का मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। इस कारण से इस प्रकार मैंने सरल वीडियो यहाँ पर बनाया है। जो पात्र वहां पर थे उन्हीं पात्रों को लेकर मैंने यहाँ पर बनाया है। सबसे पहले आपके सामने सूखी डाली एकांकी के जो लेखक है उपेंद्र नाथ अश्क, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रसिद्ध साहित्यकार उपेंद्र नाथ अश्क जी का जन्म 1910 ईस्वी में पंजाब के जालंधर में इनका जन्म हुआ, जो कि मध्य वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ। आपकी बहुमुखी प्रतिभा साहित्य की विविध विधाओं में प्रवृत्त हुई है और इनके जो साहित्य है, इनके साहित्य में खास तौर पर जो कहानी है वह मध्य वर्गीय परिवार से इन्होंने कहानी ली है। और जो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं सूखी डाली यह एकांकी, यह भी एक मध्य वर्गीय परिवार में जिस प्रकार की समस्याएं हैं उसमें बताया गया है। अश्क जी यथार्थवादी साहित्यकार है। जो घटनाएं इन्होंने अपने आंखों से देखी उन्हीं घटनाओं को इन्होंने अपने साहित्य में उतारा है और इनकी जो भाषा है वह अत्यंत सरल है। वातावरण एवं पात्रानुकूल भाषा आपके समस्त एकांकियों में परिलक्षित होती है और इनकी साहित्य में हम देखते हैं थोड़ी बहुत उर्दू और अंग्रेजी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है जहां जहां जरूरत हो वहां पर। 1965 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आपको केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गद्य की विभिन्न विधाओं, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, संस्मरण, समालोचना आदि में विशिष्ट योगदान के लिए 1972 ईस्वी में आपको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से नवाजा गया। आपकी मृत्यु 1996 में हुई
इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, उनमें से एकांकियों में देवताओं की छाया में, तूफान से पहले, चरवाहे, पक्का गाना, साहब को जुकाम है आदि। और उपन्यास है सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख और निमिषा। सबसे पहले इस एकांकी के पात्र परिचय के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर दादाजी है जो कि मूल है, इस घर के बहुत ही बुजुर्ग आदमी है। उनके 3 बेटे हैं। 3 बेटों में 2 बेटों का नाम नहीं दिया गया है और एक बेटे का नाम जो कि मजला है, सेकंड बेटा है, उनका नाम है करमचंदा और सिर्फ उन्हीं का पात्र यहाँ पर हम देख सकते हैं। और इनके बाद उनकी 3 बहुएं, यानी ये जो 3 बेटे हैं, 3 बेटों की 3 पत्नियां, उन पत्नियों को बड़ी भाभी, मंजली भाभी और छोटी भाभी के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। और इन 2 यानी बड़ी भाभी की जो बहू है वह बड़ी बहू है और मंजली भाभी की जो बहू है वह मंजली बहू है और छोटी भाभी की जो बहू है वह छोटी बहू है। छोटी बहू यानी बेला यानी परेश जो कि तहसीलदार है, तहसीलदार की यह पत्नी है। और छोटी भाभी की बेटी का नाम इंदु है। तो इस प्रकार आप पात्रों को ध्यान से अगर समझ जाएंगे तो यह कहानी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद कहानी की जो संक्षिप्त यानी पहले दृश्य की कहानी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता के आपको यहाँ पर मैं वीडियो दिखाऊंगा। इसमें सबसे पहले इंदु और बड़ी बहू आती है तो वे गुस्से में है और गुस्सा इसलिए है कि बेला ने नौकरानी को निकाल दिया है। इस कारण से इंदु को बहुत ही गुस्सा आता है और बड़ी बहू को भी आश्चर्य लगता है। और उसके बाद पारो को लेकर छोटी भाभी आती है। छोटी भाभी आकर इंदु से पूछती है कि क्यों, क्या हुआ जो कि पारो रो रही है। और इसके बाद इंदु अपनी माँ को सब कुछ बताती है कि बेला ने नौकरानी को निकाल दिया है, किस लिए निकाला, क्यों निकाला, सब कुछ बता देती है। बताने के बाद जो सास है यानी छोटी भाभी है वह चिंता में पड़ जाती है। तो आखिर इस प्रकार अगर होगा तो कैसे चलेगा घर। तो उसके बाद वहां पर घर के अन्य जो सदस्य है तो वहां पर मंजली बहू आती है। मंजली बहू एक हास्य पात्र के रूप में यहाँ पर प्रकट होती है। वह हर समय हंसती रहती है और हर समय सभी को हंसाती रहती है। वह आती है और उसके बाद बड़ी भाभी आती है और उसके बाद मंजली भाभी आती है। सभी आकर इस समस्या के बारे में यहाँ पर काफी चर्चा होती है कि बेला ने आखिर ऐसा क्यों किया, जो कि नई नई आई हुई है और नए नए आने के बाद उसने क्या किया, नौकरानी को हटा दिया। और बेला और परेश के बीच में जो संवाद हुआ तो उस संवाद को लेकर मंजली बहू सबको बताती है और सबको हंसाती है, क्योंकि कहती है कि तहसीलदार होंगे वह कचहरी में, लेकिन घर में तो वह उनकी कुछ चलती ही नहीं। और कहती है कि बेला के सामने तो परेश की कुछ चलती नहीं। इन बातों को बताकर वह सबको हंसाती है और सबके यहाँ पर परेश का वह मजाक उड़ाती है। लेकिन इससे छोटी भाभी को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वह उसका बेटा है और बेला उसकी बहू है। आखिर कुछ कहो भी, क्या कह दिया छोटी बहू ने? क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हुई हो? और क्यों इंट मारती? मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता। अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं। हम तो उसके लिए मूर्ख, गंवार और असभ्य हैं। क्या? बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी। मैंने पूछा तो पता चला कि बहू रानी ने उसे काम से हटा दिया है। काम से हटा दिया है? भला क्या दोष था उसका? दोष यह था कि उसे काम करना नहीं आता। काम करना नहीं आता? उस बेचारी ने कहा भी कि मैं 10-5 दिन में सब कुछ सीख आऊंगी। भला कई दिन हुए हैं मुझे आपका काम करते।
किंतु बहू रानी न मानी। झाड़न उन्होंने उसके हाथ से छीन लिया और कहा कि तू हट, मैं सब कुछ स्वयं कर लूंगी। अभी तक इतना तो सलीका नहीं कि बैठक कैसे साफ की जाती है। 5-10 दिन में तू क्या सिखाएगी? सलीका नहीं? मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से यही मिश्रानी घर का काम कर रही है। घर भर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है। जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो इससे नहीं होता। और फिर मैंने समझाया कि भाभी नौकर से काम लेने के लिए भी तमीज होनी चाहिए। हाँ और क्या? झट से बोली, वह तमीज तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा तुम तो लड़ते हो, मैं सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इस पर तुनक कर बोली, और वह ढंग मुझे नहीं आता, मैंने नौकर जो यही आकर देखे। फिर कहने लगी, काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता, उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज है। न जाने तुम लोग किस तरह इन पुहड़ नौकरों से गुजारा कर लेते हो। मेरे मायके में तो ऐसी नौकर मिश्रानी 2 दिन छोड़ 2 घड़ी भी न टिकती। कही उसने ये सब बातें और कैसे कही जाती है? जब से आई है यही तो सुन रहे हैं। नौकर अच्छे है तो उसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, कपड़े पहनने का ढंग आता है तो उसके मायके वालों को। हम तो न जाने कैसे जी रहे हैं। यहाँ के लोगों को खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ नहीं आता। हमारे नौकर गंवार, हमारे पड़ोसी गंवार, हम स्वयं गंवार। मैंने भी कह दिया, क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की, एक नमूना तुम्ही जो हो। एक मिश्रानी और ले आती तो हम गंवार भी उससे कुछ सीख लेते। क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई? यह रजवा रो रही है, कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने इसे? मीठी वे कब कहती है जो आज कड़वी कहेंगी। यह आज तुम कैसी जली कटी बातें कर रही हो? छोटी बहू से कोई झगड़ा हो गया है क्या? माँ जी, आज उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर नहीं किया था। मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम न करने जाऊंगी। वह तो बच्ची है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई। जी हाँ, बच्ची है, रोटी को चोची कहती है, उसे तो बात ही करनी नहीं आती। अपने मायके के सामने तो किसी को कुछ समझते ही नहीं, और गज भर की जबान। बात यह है छोटी माँ कि छोटी बहू को हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं। उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारी बात से घृणा है। फिर कैसे चलेगा? हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी सूखी को दूसरों की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर क्या बात है भाभी, जो हंसी के मारे लोटपोट हुई जा रही हो? क्या बात है जो आज इतनी ही हो रही है? यह भाभी है कि बस हंसे जा रही है, कुछ बताते ही नहीं। मैं कहती हूँ आखिर कुछ कहो भी। आज भाई परेश की वह गत बनी कि बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। ओहो, तुम्हारी हंसी भी बहू। मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी छोटी माँ। अभी अभी छोटी बहू ने परेश की वह गत बनाई, बेचारा अपना सब मुंह लेकर दादाजी के पास भाग गया। बात क्या हुई? मैं तो उधर ऊपर सामान रखने गई थी, बहुत सी बातें तो मैंने सुनी नहीं, बहुत सी समझ भी नहीं पाई।
अंग्रेजी में गिटपिट कर रहे थे। छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था। इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान कर कमरे में गया तो बहू रानी ने सारा फर्नीचर निकाल कर बाहर रख दिया था। परेश ने कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में न रहने दूंगी। परेश कहने लगा, हमारे बुजुर्ग। बात काटकर छोटी बहू ने कहा, हमारे बुजुर्ग तो नंगे लुच्चे जंगलों में घुमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करें? और जो सामान पड़ा था वह भी उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर छोटी बहू, यह तो। परेश ने कहा, इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई? उन्होंने कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। अब यदि मैं जाकर इसे रखने पर आपत्ति करूंगा तो दादा कहेंगे, तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया है। न भाई। हाँ, ठीक ही तो कहा परेश ने। परेश, मेरा बेटा भला। तब बहू ने कहा, तो न कहो, मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के बाहर तक न फटकने दूंगी। इस बेडौल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठना लेटना अच्छा है। मेरे मायके में बस उसे तो अपने मायके की पड़ी रहती है 24 घड़ी। और छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरों और उनके बहुमूल्य फर्नीचर का बखान किया। और महाशय परेश की एक भी न चलने दी। बेचारे भीगी बिल्ली बने दादाजी के पास चले गए। मैं तो चुपके से चली आई। जबान है छोटी बहू की या कतरनी। और फिर जब अंग्रेजी में बोलने लगती है तो कुछ समझ में ही नहीं आता। परेश बेचारा तो अपना सा मुंह लेकर रह गया। जाने तहसीलदार कैसे बन गया। बस जबान ही जबान है। बात तो जब है जब काम भी हो। ये काम को कहो तो 100 नाक भौं चढ़ाती है। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था, वे तो पड़े घुसल खाने में गल रहे हैं। गुसल खाने में गल रहे हैं? तू उठा क्यों न लाई उन्हें? जा भाग कर उठा ला और फटक कर आंगन में डाल दे। मैं बहू को समझा दूंगी। इस तरह कैसे चलेगा? परेश ने समझा ही नहीं उसे। परेश की तो वहाँ बड़ी सुनवाई होती है। वह मलमल के थान और अभरों की बात याद है ना? अभी तक पड़े हुए हैं। कह कह कर हार गए परेश महाशय। बहुरानी ने हाथ तक न लगाया उन्हें और वे शर्म के मारे ले जाते नहीं दादाजी के पास। कचहरी में होंगे तहसीलदार, घर में तो अपराधियों से भी गए बीते हो जाते हैं। पर दादाजी के कपड़े। तुम भी बहन, बस क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी? क्यों? उसके हाथ नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे। तुम चलो इन्हें कपड़े फटक कर हाथ में डाल दो। शायद उन्हें जरूरत हो। मांगेंगे तो मैं बहू को समझा दूंगी।